नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम प्राचीन भारत के शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे प्राचीन काल में, उनमें सबसे पहले नाम आता है तक्षशिला का। तक्षशिला जो कि वर्तमान में इस समय पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है, और ये प्राचीन समय में राजनीति और शस्त्र विद्या का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर जो प्रमुख विद्वानों ने और राजा ने जो शिक्षा प्राप्त की, उनमें जो प्रमुख थे उनमें कौशल के राजा प्रसेनजित, मगध का राजवैद्य जो था जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिविद चाणक्य या विष्णुगुप्त जिन्हें कहा जा सकता है, और बौद्ध विद्वान वसुवंत। इसके अलावा एक प्रमुख बात ये भी है कि जो चाणक्य थे ये यहाँ के आचार्य थे, प्रमुख आचार्य। ये बाद में, पहले इन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद यहाँ पर प्रमुख आचार्य हुए चाणक्य। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चाणक्य यहाँ के तक्षशिला के प्रमुख आचार्य थे। उसके बाद अगर हम दूसरे प्रमुख शिक्षा केंद्र की बात करें तो नालंदा है। नालंदा, इसे प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रों में इसका बहुत ऊंचा नाम लिया जाता है, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना गुप्त शासक जो थे कुमारगुप्त, उन्होंने की थी, और इनका शासनकाल रहा था 415 से 455 ईस्वी तक। विश्वविद्यालय में बात करें तो इस विश्वविद्यालय में 8 बड़े कमरे थे और 300 छोटे छोटे कमरे थे, जिन्हें जैसे छात्रावास टाइप के 300 छोटे छोटे कमरे थे। यहाँ पर अगर बात करें तो भारत के अतिरिक्त चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया और देशों से आदि जैसे अनेक देशों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा की बात की जाए तो ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। अब सोचिए, उस समय 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक उस समय हुआ करते थे। एक प्रमुख चीनी यात्री था ह्वेनसांग, वो यहाँ पर रहा और उसने 18 महीने तक रहकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। ह्वेनसांग के समय यहाँ पर जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे। शीलभद्र यहाँ पर वाइस चांसलर थे, कुलपति थे। इत्सिंग भी था। इत्सिंग ने भी यहाँ पर रहा नालंदा में, और उसने लगभग 400 संस्कृत ग्रंथों की पांडुलिपियां यहाँ पे तैयार की थी। और यहाँ का एक धर्मगंज नामक पुस्तकालय भी था। नालंदा में एक धर्मगंज नामक पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय में 3 बिल्डिंगें थी बड़ी बड़ी, जिनमें रत्नासागर, रत्नोदत तथा रत्नरंजक। रत्नासागर, रत्नोदत तथा रत्नरंजक, ये 3 भवन थे, बड़े बड़े बिल्डिंग थी, जिनको मिला के पुस्तकालय बनाया गया। कहा जाता है जब बख्तियार खिलजी ने सॉरी जब नालंदा का विध्वंस हुआ था तो उसमें जब कई सालों तक, इसमें कई महीनों तक जो है आग लगी रही थी इस पुस्तकालय में। वर्तमान में अगर नालंदा की बात की जाए तो ये नालंदा इस समय बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर है, और वहाँ राजगीर नामक स्थान पर है। नालंदा के बाद अगर प्रमुख शिक्षा केंद्रों की बात की जाए तो प्राचीन काल में वल्लभी भी एक प्रमुख शिक्षा के केंद्र के रूप में था। वल्लभी की बात करें तो ये पश्चिमी भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और बहुत ही प्रसिद्ध था। यहाँ पर हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी वल्लभी में। और ये जैसे कि हमने बताया कि ये हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर 100 बिहार में लगभग 6,000 हीनयानी भिक्षु निवास करते थे। यहाँ पर बिहार थे और यहाँ पे लगभग 6,000 हीनयानी भिक्षु इस बिहार में निवास करते थे।
इत सिंह ने कहा है कि यहाँ जो है सभी देशों के विद्वान जो आकर यहाँ एकत्रित होते थे और जो अपने सिद्धांत होते थे, अलग अलग सिद्धांतों पर उस पर शास्त्रार्थ करते थे, उनकी सत्यता को निर्धारित किया करते थे। वल्लभी के बाद अगर बात करें तो एक विक्रमशिला था। विक्रमशिला भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में था। विक्रमशिला महाविहार जिसकी स्थापना पाल नरेश ने कराई थी, धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना करवाई थी। इनका कार्यकाल रहा था 770 से 810 ईस्वी। इस विश्वविद्यालय से संबंध मतलब इस विश्वविद्यालय से संबंधित 6 महाविद्यालय थे इसके अंदर ही, और एक केंद्रीय कक्ष था जिसे विज्ञान भवन कहा जाता है, यानी साइंस भवन, साइंस बिल्डिंग थी। और यहाँ पर 108 अध्यापक थे, यानी 76 विद्यार्थियों को अध्ययन कराने के लिए 108 अध्यापक थे। यहाँ के आचार्य जो थे उसमें दीपंकर और श्रीज्ञान का नाम प्रमुख उल्लेख लिए हैं, सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम है इनका दीपंकर और श्रीज्ञान का। यहाँ के जो स्नातकों को उपाधियां दी जाती थी, डिग्री प्रदान की जाती थी, वो पाल शासकों द्वारा प्रदान की जाती थी और उनको पंडित की उपाधियां प्रदान की जाती थी। पंडित के अलावा महापंडित, उपाध्याय तथा आचार्य जो थी ये उच्चतर उपाधियां थी, यानी सबसे ऊंची उपाधियों में महापंडित, उपाध्याय और आचार्य ये उपाधियां यहाँ पर प्रदान की जाती थी। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गौरी के समय शासनकाल में ही आया था, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के साथ आया था, उसने इसका विध्वंस किया और भिक्षुओं की जो भिक्षु थे उनकी हत्या की। इसके बाद इसमें अगर उस समय प्राचीन काल में अगर बात करें कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो उसकी भी प्रगति हुई थी। खगोल विद्या में भी प्रगति हुई, क्योंकि इस समय जो ग्रह थे वो देवता माने जाते थे। ग्रहों के संबंध में ऋतुओं और मौसमों के परिवर्तन से था, यानी ग्रहों का जो संबंध लगाया जाता था वो मौसम और ऋतु के परिवर्तन से था, और इन पर जो खेती होती थी इस संबंध में उसका विशेष महत्व होता था। प्राचीन काल में व्याकरण और भाषा का भी इसलिए विकास हुआ क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण और पुरोहित जो थे वेद की ऋचाओं को पढ़ते थे और उनके मंत्रों के उच्चारण में शुद्धता का बहुत अधिक महत्व देते थे वो, कि जो मंत्रों का उच्चारण हो उसमें शुद्धता बढ़िया रहे, अच्छी रहे। अगर उस समय गणित की बात करें कि गणित कैसा था, तो गणित की बात करें तो इसमें भारतीय अंक गणित की तुलना में भारतीय अंक गणित के अंतर्गत यहाँ पर अंक गणना का सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी ऋग्वेद में अंक गणना का उल्लेख मिलता है। वैदिक साक्ष्यों के अनुसार एक के आगे अगर 12 बार शून्य लगा दिया जाए, यानी एक लिख दिया जाए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसको परार्ध कहा जाता है। यानी अगर ये 12 बार शून्य लग जाए तो इसे परार्ध कहा जाएगा। ये ऐसा वैदिक साक्ष्यों में है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में आकर फिर गणित के साथ ही खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, इनका तीनों का विकास फिर अलग अलग क्रमों में होता है, अलग अलग तरह से प्रारंभ हो जाता है। अगर गणित में ही बात करें तो आगे चलकर 3 विशिष्ट योगदान इसमें होते हैं, जिसमें अंक पद्धति, दार्शनिक पद्धति और फिर शून्य की खोज भी होती है नागार्जुन द्वारा। रेखा गणित के संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन और विकास की बात करें तो इसका विकास होता है बोधायन के द्वारा। बोधायन जो गणितज्ञ थे, इन्होंने जो है रेखा गणित के संबंधी जो सिद्धांत हैं वृत्त और वर्ग को जो है इन्होंने अच्छा सा मतलब इनके सिद्धांतों का अच्छा प्रतिपादन दिया और इसका विकास किया। इन्होंने वृत्त को वर्ग में बदलने का और वर्ग को वृत्त में कैसे बदला जाएगा इसका भी नियम प्रस्तुत किया। फिर आर्यभट्ट को कहें तो इन्होंने ट्रायंगुलमेट्री यानी त्रिकोणमिति को इन्होंने जन्म दिया। इन्होंने ज्या का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो इनकी रचना है सूर्य सिद्धांत, उसमें ज्या के सिद्धांत का वर्णन है। उसके अलावा अगर बात करें तो हमने हड़प्पा सभ्यता में भी देखा था कि यहाँ जो ईंटें होती थी हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा जो ईंटें होती थी हड़प्पा काल की,
वो बाय स्क्वायर और आयताकार में होती थी। हमने आयताकार और स्क्वायर में ईंटों को देखा था, तो इससे भी लगता है कि इन्होंने ज्या और मापन का अच्छा ज्ञान था। आर्यभट्ट की जो प्रमुख रचना है वो सूर्य सिद्धांत है, ये ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट के अलावा अगर बात करें खगोल शास्त्र में, खगोल शास्त्र में, तो इसमें आर्यभट्ट ही प्रमुख होते हैं, जो 5वीं सदी में होते हैं। इन्होंने बेबीलोनियाई विधि से जो है आर्यभट्ट ने ग्रहों की स्थिति की गणना की, और इन्होंने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो लगता है उसके भी कारणों का पता लगाया, और ये बताया कि सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। तो जब इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया, तो इन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो स्थिर है और पृथ्वी जो है वो घूमती है। खगोल विज्ञान के अलावा ज्योतिष विज्ञान में भी इस समय प्रगति होती है, और ज्योतिष विद्या की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी के विद्वान होते हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर जिनकी रचना है पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, बृहद संहिता और लघु जातक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और ये फलित ज्योतिष के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने बृहद संहिता जो इनकी रचना है उसमें इन्होंने यवनों को ज्योतिष का जन्मदाता माना है, और यवनों को इसी के कारण जो है ऋषियों के समान भी पूज्य माना जाता है। ज्योतिष से संबंधित 5 सिद्धांत जो हैं वो प्रमुख हैं, जो कि यूनानी प्रभाव के साथ प्रचलित हुए हैं। उनमें पितामह, जिनमें सूर्य और चंद्रमा के संदर्भ में वर्णन किया गया है पितामह के नाम से। वशिष्ठ, वशिष्ठ जो है वो राशि और लग्नों के संदर्भ में है। पोलिस है सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के संबंध में। रोमक जो यूनानी सिद्धांतों की गणना के संबंध में है, और सूर्य को ज्योतिष के विभिन्न नियम और ग्रहण के संबंध में है। इसके अलावा भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का भी यहाँ पे अच्छा उल्लेखनीय विकास होता है, जिसमें अगर बात करें तो आधुनिक भौतिक विज्ञान का जो परमाणुवाद का सिद्धांत है वो सर्वप्रमुख सिद्धांत है। इसके संस्थापक की बात करें इस परमाणुवादी के सिद्धांत की, तो महर्षि कणाद है, जो 6ठी ईस्वी पूर्व आते हैं। और 6ठी ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद जो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता भी हैं, इन्होंने परमाणुवाद को जन्म दिया या इनके सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और इन्होंने ही भौतिक विज्ञान का आरंभ किया। रसायन विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो रसायन शास्त्र को प्राचीन काल में जो है रस विद्या या रस शास्त्र के नाम से जाना जाता था। बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन, तो नागार्जुन ने जो बौद्ध दार्शनिक थे उनको जो है रसायन का नियामक माना जाता है, और नागार्जुन ने पारे की खोज की, और पारे की खोज में इनका अभूतपूर्व योगदान है। इस समय सर्जरी के चिकित्सा शास्त्र की बात करें, अगर मेडिसिन की बात करें तो उसमें अथर्ववेद में हम जो है चारों वेदों में जो अथर्ववेद है उसमें आयुर्वेद का सिद्धांत तथा व्यवहार उसमें मतलब चिकित्सा के बारे में वर्णन दिया गया है। और अथर्ववेद में आयुर्वेद का सिद्धांत जो ये बातें हैं वो चिकित्सीय औषधियों के बारे में है। ये आत्रेय संहिता है एक, जिसमें जल चिकित्सा का वर्णन है। ये आयुर्वेद की प्रसिद्ध रचना है, ये मुनि आत्रेय द्वारा। ईसा की जो 2री सदी में चरक और सुश्रुत होते हैं, ये 2 महान विद्वान होते हैं आयुर्वेद के। चरक की जो चरक संहिता है उसमें उससे भारतीय जो चिकित्सा शास्त्र है उसका विश्वकोश कहा जाता है। आगे हम देखेंगे